नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। अगले 20 मिनट हम आपको राजस्थान की अहम 20 खबरों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। पीएफआई और इससे जुड़े लोगों के साथ साथ संस्थानों पर एनआईए पूरे देश में एक साथ सर्च ऑपरेशन चलाया। राजस्थान, बिहार, यूपी सहित कई राज्यों के करीब 100 से अधिक ठिकानों पर रेड की गई। इस सिलसिले में पीएफआई के राजस्थान हेड आसिफ को केरल से गिरफ्तार कर लिया गया। राजस्थान में भी कई जगहों पर छापेमारी हुई, जिसके बाद उदयपुर से 2 और कोटा 12 से एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। खास बात यह है कि एनआईए को बच्चों को टेरर ट्रेनिंग देने के इनपुट भी मिले हैं। राजधानी जयपुर के एमडी रोड पर भी एनआईए ने सर्च ऑपरेशन चलाया। वहीं उदयपुर के खंजीपीर इलाके के रहने वाले 2 युवकों को देर रात एनआईए टीम पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। हिरासत में लिए गए मोहम्मद इरफान और मोहम्मद सलीम पीएफआई कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। इस तरह कोटा के सांगोद में टीम ने देर रात पूर्व पार्षद के बेटे को हिरासत में लिया। हालांकि एनआईए या ईडी की ओर से इस सिलसिले में अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी साझा नहीं की गई है। राजधानी जयपुर में युवा बेरोजगारों ने अपनी मांगों को लेकर विधानसभा के घेराव की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने विधानसभा पहुंचने से पहले ही सबको रोक लिया। 22 गोदाम मैदान पर एकत्रित होकर बेरोजगारों ने प्रदर्शन किया और बैरिकेड तोड़कर विधानसभा जाने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने उन्हें वहां से खदेड़ दिया। प्रदर्शन के दौरान युवाओं ने कहा कि ये सेमीफाइनल मैच है और फाइनल मैच 2 अक्टूबर को दांडी यात्रा से गुजरात में होगा। बेरोजगारों ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के अफसरों को ज्ञापन भी सौंपा। बेरोजगारों ने कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में शिथिलता देने, ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और ओबीसी आरक्षण की विसंगतियां दूर करने, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज जल्द सत्यापन शुरू कर ज्वाइनिंग देने की मांग की। अलवर में नगर परिषद के ठेकेदार के जरिए लगे 600 सफाई कर्मियों ने गुरुवार को हड़ताल शुरू कर दी, जिसकी वजह से शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा गई। सफाई कर्मियों ने कहा कि उनके पीएफ और ईएसआई की रकम नहीं काटी जा रही है, साथ ही वेतन भी नहीं बढ़ाया जा रहा। इसके अलावा सफाई कर्मियों को रविवार का मेहनताना काटकर पैसे दिए जाते हैं। इस बारे में नगर परिषद आयुक्त को 2 महीने पहले ज्ञापन सौंपकर अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी अधिकारियों ने कोई समाधान नहीं किया। इसके चलते मजबूरी में उन्हें हड़ताल करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने नगर परिषद के अधिकारियों और पार्षदों पर कमीशनबाजी का आरोप भी लगाया। जमादारों की तो ठेकेदार ने तनख्वाह बढ़ा दी है, ड्राइवर की तनख्वाह अभी तक नहीं बढ़ाई है। इससे क्या फायदा हो रहा है? ड्राइवर को तो कोई फायदा नहीं है ना, जमादारों को फायदा है और इन नेताओं को फायदा है। सवाई माधोपुर में एटीएम लूट की वारदात का मामला सामने आया है। लुटेरे बुधवार की देर रात एसबीआई बैंक के एटीएम को उखाड़ कर ले गए। मशीन में करीब 12,10,000 रुपए थे। वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसमें 4-5 लुटेरे एटीएम को रस्सी से बांधते हैं और फिर खींच कर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। मामला जिले के चौथ का बरवाड़ा इलाके का है। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने एटीएम को पहले कटर से काटा। एटीएम में घुसकर एक बदमाश सुरक्षा के सभी उपकरण डिस्कनेक्ट करता है, फिर वो बाहर चला जाता है, फिर दूसरा अंदर आता है और एटीएम को पूरा उखाड़कर उसे रस्सी से बांधकर रोड पर की तरफ खींचकर ले जाता है। उसके साथ ही बाहर खड़े रहते हैं। एटीएम लूट की जानकारी मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची। रास्ते में एक संदिग्ध बोलेरो दिखी, उसका भी पीछा किया गया, पर वो पकड़ में नहीं आए। इसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो पूरा एटीएम ही गायब था। पुलिस ने मौके से सीसीटीवी फुटेज जब्त की है। उसके आधार पर लुटेरों की तलाश जारी है। रात्रि करीब 1:30 बजे अज्ञात लोगों के द्वारा एटीएम को उखाड़ के ले जाया गया है, जिसमें अभी जांच जारी है। सीसीटीवी फुटेज निकाली जा रही है और हमने टीम गठित करके उनकी तलाश में रवाना भी की हुई है। धौलपुर जिले के सरमथुरा थाना इलाके का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में ग्रामीण चोरी के एक आरोपी युवक और नाबालिग को रस्सी से बांधकर पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों ने दोनों पर गांव में एक घर पर दिन में ही चोरी करने का आरोप लगाया। घटना की सूचना के बाद सरमथुरा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और दोनों को लोगों के कब्जे से छुड़वाकर अपने साथ सरमथुरा थाने ले आई। जानकारी के अनुसार सरमथुरा क्षेत्र में एक परिवार के लोग घर में ताला लगाकर खेत पर काम करने के लिए गए थे। इसी दौरान मौका पाकर एक युवक
और एक नाबालिग घर को सूना देख उसमें घुस गए। उन्होंने घर में रखे सामान पर हाथ साफ करने की कोशिश की। इसी दौरान आसपास के लोगों को चोरों के घर में घुसने की सूचना मिल गई। मौके पर जुटे लोगों ने दोनों को पकड़कर रस्सी से बांधकर जमकर पिटाई कर दी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे और आखिरी टी20 मैच हैदराबाद में खेला जाएगा। 25 सितंबर को होने वाले इस मैच को लेकर टिकटों की बिक्री शुरू हो गई है। क्रिकेट फैंस में इस मैच को लेकर काफी उत्साह है, लेकिन टिकट लेने की होड़ में इतनी संख्या में क्रिकेट फैंस जमा हो गए कि टिकट बिक्री केंद्र पर जमकर हंगामा हो गया। हंगामा इतना बढ़ा कि पुलिस को क्रिकेट फैंस पर लाठी चार्ज तक करनी पड़ी। दरअसल बड़ी संख्या में फैंस सुबह 5-6 बजे से ही टिकट के लिए कतार में लग गए और फिर देखते ही देखते वहां भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसे काबू करने के लिए पुलिस बल को आना पड़ा। लेकिन भीड़ में हंगामा होते देख पुलिस को लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। बता दें कि हैदराबाद में पिछले 3 साल से कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला नहीं खेला गया। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने घोषणा की थी कि तीसरे मैच के लिए टिकटों की बिक्री गुरुवार सुबह से हैदराबाद के जिमखाना ग्राउंड में शुरू होगी। चूँकि एससीए की तरफ से जारी इस बयान के बाद फैंस अलग अलग जगहों से स्टेडियम के बाहर बुधवार से ही इकट्ठा होने लगे और कोई भी बिना टिकट के घर नहीं जाना चाहता था। पश्चिम बंगाल के खेमाशोली स्टेशन के पास तीसरे दिन भी रेलवे ट्रैक और NH-49 जाम रहा। कुर्मी जाति को ST में शामिल करने और कुर्मी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा है। अपनी मांगों को लेकर कुर्मी समाज के हजारों लोग मंगलवार की सुबह 6 बजे से ही आंदोलन पर उतरे। इससे रेल रूट और हाईवे से होकर गाड़ियों का आना जाना बाधित हुआ। हाईवे पर सैकड़ों वाहन खड़े रहे। अनेक यात्री बसें भी जाम में फंसी रही और यात्री काफी परेशान रहे। इधर आंदोलनकारी ट्रैक और हाईवे पर सोए रहे और डांस करने लगे। रांची से कोलकाता चलने वाली अनेक बसें जाम में फंस गईं। वहीं समाज के लोगों द्वारा अपनी मांगों को लेकर किए जा रहे आंदोलन से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। आंदोलन की वजह से झारखंड से बंगाल आने जाने वाली ट्रेनें बाधित हैं और पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कुर्मी समाज के लोगों का आरोप है कि बंगाल की सरकार ने अब तक वार्ता के लिए कोई पहल नहीं की है। ऐसे में आंदोलन उग्र होने की आशंका है। उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है और लोगों की मुसीबतें बढ़ा रहा है। उत्तरकाशी में तो भारी बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। बारिश के कारण गंगोत्री हाईवे पर लगातार भूस्खलन जारी है, जिसके कारण कई घंटों से रास्ता बंद पड़ा है। रास्ता बंद होने से हजारों की संख्या में यात्री हाईवे के दोनों ओर फंसे हुए हैं। बीआरओ और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है, लेकिन पहाड़ी से गिर रहे पत्थर बीआरओ के लिए चुनौती बने हुए हैं। ये तस्वीरें गंगोत्री हाईवे हेलगुगाड़ की हैं, जहां पहाड़ी से लगातार पत्थर गिर रहे हैं। यही कारण है कि तमाम कोशिशों के बावजूद रास्ता बंद पड़ा हुआ है। बीआरओ के जवान पहाड़ी से गिर रहे बोल्डर के कम होते ही कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अचानक पहाड़ी से भूस्खलन तेज होने से उन्हें कार्य छोड़कर भागना पड़ रहा है। रात को तेज बारिश हो रही थी, उस बीच में प्रयास लगातार जारी रहा बीआरओ की तरफ से भी। अभी उम्मीद है कि 12:30 बजे तक हाईवे खुल जाएगा। अधिकतर स्थानों पे तो रास्ता खुल चुका है, एक स्थान पे बंद है। अभी मेरी मुख्य अधिकारियों से भी लगातार बात हो रही है। उम्मीद है कि जल्दी ही यात्रा सामान्य। देश के कई हिस्सों में मानसून की बारिश जारी है। मध्य प्रदेश के भी कई इलाकों में बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शिवपुरी जिले में लगातार जारी बारिश के कारण नदी नालों में उफान आ गया है, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। सतनबाड़ा थाना इलाके के सकलपुर गांव में तेज बारिश के चलते नाला उफान पर आ गया, जिससे गांव की आदिवासी बस्ती में जलभराव हो गया। आदिवासी बस्ती के साथ साथ कई दूसरे इलाकों में भी पानी भरने से लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। ग्रामीणों की माने तो तेज बारिश के बाद गांव में बहने वाला रपटा उबाल पर आ गया। ग्रामीणों को खुले आसमान के नीचे भीगते हुए रात बितानी पड़ी। लोगों का कहना है कि गांव से पानी निकासी वाला नाला काफी संकरा है। इस वजह से हर साल बारिश के दिनों में ग्रामीणों के सामने ऐसा संकट आता है। वैसे तो प्रदेश की सड़कों के हालात पर प्रदेश सरकार के मंत्री ही अपनी सरकार को आईना दिखा रहे हैं, लेकिन धौलपुर में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। नेशनल हाईवे 11 और सैंपू रूट की हालत तो ऐसी हो गई है कि बारिश हो या ना हो, इन सड़कों पर पानी की कमी कभी नहीं होती। दोनों ही सड़कों पर पानी भरा हुआ है। इस रास्ते पर आने वाले लोग घर से निकलने के पहले
यही सोचते हैं क्या करें क्या ना करें। ये कैसी मुश्किल हाल। एक तरफ तो बाजार जाना जरूरी है और फिर पानी में उतरना मजबूरी है। कई कॉलोनी के हजारों लोगों के लिए रोज का किस्सा है। इतना ही नहीं, आगरा और ग्वालियर से करौली के कैला देवी जाने वाले श्रद्धालु भी इसी रास्ते से गुजरते हैं, तब जाकर मां के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। करीब 200 मीटर तक सड़क पर पानी और गड्ढे हैं। पानी के कारण पूरी सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है, लेकिन इस समस्या पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। कई बार कई अधिकारियों को इस समस्या को लेकर अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन नतीजा वही, पानी पानी। कई सालों का अधूरा सपना साकार होने के पहले ही दम तोड़ता नजर आ रहा है। धौलपुर के बाड़ी में 2 साल पहले जब सरकारी गर्ल्स कॉलेज की स्थापना हुई तो इलाके की होनहार बेटियों की उम्मीदों ने उड़ान भरनी शुरू कर दी। कॉलेज की शुरुआत गर्ल्स स्कूल की खाली पड़ी एक खंडर नुमा इमारत से की गई। इलाके के लोगों ने सरकार की इस पहल को हाथों हाथ लिया और देखते ही देखते 2 साल में कॉलेज में छात्राओं की संख्या 400 तक जा पहुंची। लेकिन इस कॉलेज में 2 वर्ष के अंदर ना तो पढ़ाने के लिए कोई स्थायी स्टाफ लगा और ना ही छात्राओं के लिए नए क्लास बनाए गए। कॉलेज के लेक्चरर गुमान सिंह मीना का कहना है कि उन्हें इस कॉलेज को संचालित करने के लिए नोडल प्रभारी बनाया गया है, लेकिन पिछले 2 साल से कॉलेज 4 छोटे छोटे कमरों में संचालित है। छात्राओं की संख्या के हिसाब से फिलहाल कम से कम 7 क्लासरूम चाहिए। इतना ही नहीं, स्थायी स्टाफ के रूप में कॉलेज में अभी तक किसी की भी नियुक्ति नहीं की गई है। कॉलेज की और पानी की व्यवस्था नहीं है, पंखे की व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है। थोड़ा बहुत ही है, जो थोड़े बहुत टेबल कुर्सी हैं जिसमें सारी लड़कियां आ भी नहीं पाती, बहुत लड़कियां हैं। प्रदेश में लंपी के कहर से जहां गायें मौत का ग्रास बन रही हैं, वहीं कई गौशाला ऐसी भी हैं जहां गायों की देखभाल इतने ढंग से हो रही है कि लंपी का कोई असर नहीं दिख रहा। ऐसी एक गौशाला भीलवाड़ा के नौगावापुर की माधव गौशाला है। इस गौशाला में फिलहाल 377 गायें हैं, लेकिन अभी तक लंपी से सिर्फ 2 गायें ही संक्रमित हुई हैं, जो इलाज के बाद स्वस्थ भी हो रही हैं। गौशाला में रोजाना आयुर्वेदिक तरीके से बनाए तरल पदार्थ से छिड़काव किया जाता है। साथ ही मच्छरों और कीड़ों से बचाने के लिए नियमित धुआं किया जाता है। माधव गौ विज्ञान अनुसंधान संस्थान के प्रचार प्रमुख दिलीप व्यास ने कहा कि माधव गौशाला में 4 नस्लों की गायें हैं। इस गौशाला में पूरी जिम्मेदारी के साथ गायों की देखभाल की जाती है। गायों से प्राप्त पंचगव्य से कई रसायन, दवा, कीटनाशक और गौमूत्र अर्क बनाया जाता है। लंपी फैलने के बाद तो सतर्कता बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही गायों को नियमों के अनुसार औषधि युक्त लड्डू भी बनाकर खिलाया जा रहा है। गौशाला के इन गौओं के माध्यम से जो पंचगव्य निकल रहा है, उससे हम बहुत सारी रसायन भी बना रहे हैं। रसायन मतलब जैसे दवा हो गई। बौद्ध धर्म को जानने और समझने के लिए यूएसए से छात्रों का एक दल बोधगया पहुंचा है। उन्होंने यहां आकर बौद्ध भिक्षु की दीक्षा ली और महाबोधि मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की है। करीब 3 घंटे तक चली विशेष पूजा में बौद्ध भिक्षुओं ने विश्व शांति की प्रार्थना की। इसके बाद भगवान बुद्ध के भिक्षाटन की परंपरा को जीवंत किया। भिक्षा पात्र लेकर भिक्षाटन की परंपरा का निर्वहन किया। इसके बाद उन्होंने गर्भगृह में भगवान बुद्ध को चीवर दान चढ़ाया। इसके पहले उन्हें रॉयल थाई मंदिर में थाईलैंड के वरीय बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म का दीक्षा दिलाई थी। बता दें कि बौद्ध भिक्षु बने ये छात्र कुछ समय तक भिक्षु का जीवन यापन करेंगे, उसके बाद गृहस्थ जीवन में वापस लौट जाएंगे। विदेशी छात्रों को थाई परंपरा के अनुसार दीक्षा दिलाई गई है। थाईलैंड में ऐसी परंपरा है कि पुरुष को अपने जीवन काल में एक बार चीवर धारण करना जरूरी होता है। उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए यूएसए के छात्रों ने भी चीवर धारण कर श्रामणेर की दीक्षा ली है। अयोध्या के सरयू तट पर स्थित नया घाट चौराहे पर बुधवार को निर्माणाधीन स्वर कोकिला लता मंगेशकर चौक में 40 फीट लंबी वीणा को स्थापित किया गया। करीब 14 टन वजन की वीणा प्रतिमा को चौक के प्लेटफॉर्म पर फिक्स करने के लिए क्रेन की सहायता लेनी पड़ी। अब ये चौराहा लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर 7.9 करोड़ बजट आया है। विशाल वीणा का निर्माण करने वाले पद्मश्री से सम्मानित मूर्तिकार राम सुतार ने बताया कि इसके निर्माण में
2 माह लगे हैं। वीणा पर खूबसूरत डिजाइन की गई है। माँ सरस्वती की तस्वीर भी इस पर उकेरी गई है। उन्होंने बताया कि ये वीणा लता मंगेशकर के मधुर गायन का संदेश भी देगी। अयोध्या नगर निगम के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के मुताबिक नया घाट पर बनने वाले लता मंगेशकर चौक का निर्माण कार्य लता मंगेशकर के जन्मदिन 28 सितंबर तक पूरा किया जाएगा। मातृशक्ति की आराधना का महान पर्व शारदीय नवरात्र 26 सितंबर से शुरू हो रहा है। इसके साथ ही देवी प्रतिमाओं को आकार देने का काम अब अंतिम दौर में चल रहा है। बीकानेर में भी नवरात्र को लेकर खासा उत्साह दिख रहा है। पंडाल बनाने का काम शुरू हो गया है। वहीं मूर्तिकार मां दुर्गा की प्रतिमाओं को गढ़ने में जुटे हुए हैं। कई जगह प्रतिमाओं के रंग रोगन का भी काम शुरू हो गया है। पूगल रोड पर बालोतरा से आए मूर्ति कलाकार नारायण के अनुसार 1 फीट से 7.5 फीट ऊंचाई तक की देवी प्रतिमाएं तैयार हैं। इन प्रतिमाओं की बिक्री 500 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक में हो रही है। देवी प्रतिमाओं को तैयार करने में मूर्ति कलाकार का पूरा परिवार जुटा हुआ है। परिवार की महिलाएं भी प्रतिमाओं को तैयार करने और रंगने में सहयोग कर रही हैं। नारायण के अनुसार प्रतिमाओं को पीओपी, नमक और नारियल जूट से बनाया जाता है। माता जी की सीजन नवरात्र आ रहा है ना, इसलिए माता जी की मूर्ति बना रहे हैं। 2-3 महीने हो गए बनाते हुए। ये नवरात्रि के लिए बना रहे हैं साहब। अभी नौरता आ रहा है, दिन कम है, उसलिए बना रहा हूँ। अभी रात दिन ने झुका हो। बिहार की राजधानी पटना में दुर्गा पूजा की तैयारी जोरों से हो रही है। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के कारण 2 साल से दुर्गा पूजा का आयोजन भव्य तरीके से नहीं हो पा रहा था, लेकिन इस बार सभी पूजा समिति जोर शोर से पूजा की तैयारी में लगी है। राजधानी में जगह जगह पर भव्य और आकर्षक पंडाल बनाए जा रहे हैं। शहर में बनाए जा रहे सारे पंडाल किसी न किसी थीम पर बनाए जा रहे हैं। पटना के सिपारा के एतवारपुर में सबसे भव्य और आकर्षक पंडाल बनाया जा रहा है। यहाँ मदुरई मीनाक्षी टेम्पल की थीम पर पंडाल बनाया जा रहा है। बंगाल और झारखंड के मधुपुर के कारीगर इस पंडाल का निर्माण कर रहे हैं। मीनाक्षी मंदिर के पंडाल की ऊंचाई लगभग 104 फीट होगी। वहीं आलमगंज के चैलीटाल महाराजगंज में देवी देवताओं की भव्य प्रतिमाओं का निर्माण चल रहा है, जिसे लेकर कलाकार दिन रात जुटे नजर आ रहे हैं। भव्य मूर्ति, आकर्षक गेट और सजावट के लिए विख्यात पूजा समिति के इस पंडाल को लेकर राजधानी वासियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। पटना सिटी में चाइना के वुहान शहर के बुद्धा टेम्पल का निर्माण किया जा रहा है, जिसे रिबन और फूलों से बनाया जा रहा है। दो साल बाद धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाने की तैयारी चल रही है। राजधानी में भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग थीम पर पूजा पंडाल बनाए जा रहे हैं। इसे लेकर बाहर से कलाकारों को भी बुलाया जा रहा है। 2 साल कोरोना के चलते दुर्गा पूजा की रौनक फीकी रही थी, लेकिन इस बार दुर्गा पूजा की तैयारियां जोरों पर है। झारखंड में दुर्गा पूजा को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। रांची में भी अलग अलग जगहों पर भव्य पूजा पंडाल का निर्माण कार्य जारी है। रांची के अपर बाजार के बकरी बाजार में इस बार पश्चिम बंगाल के मायापुर के इस्कॉन मंदिर का प्रारूप दिखेगा। इस पंडाल की चौड़ाई 130 फीट, लंबाई और ऊंचाई 90 फीट की होगी। 2 वर्ष बाद दुर्गोत्सव का उल्लास दिख रहा है और कारीगर दिन रात मंडप के निर्माण कार्य में जुटे हुए हैं। इस दौरान खाने पीने के स्टॉल से लेकर बच्चों के लिए झूला भी लगाया जा रहा है। कोरोना महामारी के बाद इस बार हर तरफ दुर्गा पूजा को लेकर उत्साह है। श्रद्धालु बेसब्री से शारदीय नवरात्रि का इंतजार कर रहे हैं। छब्बीस सितंबर से शारदीय नवरात्र शुरू हो रहा है और इसका उत्साह भी पूरे देश पर छाने लगा है। लेकिन इस पर्व को लेकर जो रौनक और उल्लास गुजरात में नजर आता है, उसकी बात ही जुदा है। खासकर नवरात्र के दौरान गुजरात में गरबे की धूम देखते ही बनती है। यहाँ 10 दिनों तक गरबे का खास आयोजन किया जाता है, जिसमें कई रंग देखने को मिलते हैं। सूरत में भी गरबे की तैयारी जोरों पर है। गरबे में शामिल होने वाले के रंग बिरंगे परिधानों की काफी डिमांड रहती है। ऐसे में सूरत में ड्रेस डिजाइनर्स चनिया चोली बनाने में जुटे हैं और इनकी बाजार में जबरदस्त डिमांड देखी जा रही है। इस बार गुजरात में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है। ऐसे में इसकी झलक गरबा के ड्रेस पर भी देखने को मिल रही है। यहाँ एक निजी संस्था के डिजाइनर्स राष्ट्रीय खेल के दौरान खेले जाने वाले सभी 36 प्रकार खेलों के प्रतीक के साथ ड्रेस तैयार कर रहे हैं। ये ड्रेस लोगों को
खूब पसंद आ रही हैं और इसकी भारी डिमांड है। उत्तरकाशी में दशगी और भंडार सिंह पट्टी के कई गांवों के ग्रामीणों के आराध्य देव इष्ट भगवान नागराजा देवता का मेला देवल डांडा में धूमधाम से मनाया गया। डांडा से तराकोट पहुंची देवडोली का ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया, जहां देवडोली के दर्शन को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी। मेले में प्रसिद्ध लोक गायक अर्जुन सिमलियाट और लोक गायिका आशा अग्रवाल ने भगवान सेम नागराजा जागर की प्रस्तुति से दर्शकों के बीच भक्तिमय माहौल बनाया। मंगलवार को देर शाम देवडोली ग्राम पंचायत तराकोट के लिए प्रस्थान हुई थी। रात को नागराजा की देवडोली तराकोट पहुंची। यहां श्रद्धालुओं ने अपने इष्ट की देवडोली को देर रात तक अपने कंधों पर खूब नचाया। तराकोट में संस्कृति विभाग देहरादून के सौजन्य से राज राजेश्वरी पर्यावरण और संस्कृति समिति कवाटा की टीम ने पांडव नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। अगले कुछ दिन कई गांवों में नागराजा मेले के इसी तरह के नजारे देखने को मिलेंगे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ कैंटबरी में खेला गया दूसरा मुकाबला 88 रनों से जीत लिया। इसी के साथ 3 मैचों की सीरीज में भारतीय टीम ने 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने इंग्लैंड की सरजमी पर 23 साल बाद वनडे सीरीज में जीत दर्ज की। इससे पहले भारत ने 1999 में अंजुम चोपड़ा की कप्तानी में 2-1 से सीरीज जीती थी। मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 5 विकेट खोकर 333 रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया था। ये इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया का वनडे में सबसे बड़ा स्कोर है। हरमनप्रीत कौर ने तूफानी पारी खेलते हुए सिर्फ 111 गेंद में 143 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 18 चौके और 4 छक्के जड़ डाले। ये वनडे क्रिकेट में उनका 5वां शतक रहा। वो इंग्लैंड में वनडे में शतक लगाने वाली एशिया की पहली कप्तान भी बनी। हरमनप्रीत के अलावा हरलीन देओल ने भी मैच में शानदार 58 रनों की पारी खेली। जवाबी पारी खेलते हुए इंग्लैंड की पूरी टीम 44.2 ओवर में 245 रन पर ऑल आउट हो गई। टीम इंडिया के लिए तेज गेंदबाज रेणुजा सिंह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट अपने नाम किए।